दोस्तों, जनवरी 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दहाड़ते हैं। वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट। यह कोई फिल्म नहीं है, यह सच है। और इस 80% बर्फ से ढके द्वीप के लिए, जहां सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें टकराने को तैयार है। आज हम जानेंगे क्यों अमेरिका इसे खरीदने के लिए 700 बिलियन देने को तैयार है, और क्या वाकई रसिया और चाइना इसे हथियाने की फिराक में है। साल 985 वाइकिंग एक्सप्लोरर एरिक द रेड एक विशाल द्वीप पर पहुंचते हैं। सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन एरिक बेहद चालाक था। उसने इस जगह को नाम दिया ग्रीनलैंड, यानी हरी भूमि। क्यों? ताकि लोग यहाँ आने के लिए ललचाए। एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी 1000 साल पहले। और लोग आए भी। 1200 के दशक में यहाँ करीब 3500 नॉर्स वाइकिंग्स रहते थे। चर्च बनाए, खेती की, मवेशी पाले। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 1400 के दशक में ठंड बढ़ने लगी। लिटिल आइस एज शुरू हो चुकी थी। फसलें नहीं उगती। नॉर्वे से जहाज आने बंद हो गए। 1408 में आखिरी बार किसी ने इन वाइकिंग्स के बारे में सुना। और फिर सन्नाटा। 1585 में जब अंग्रेज एक्सप्लोरर जॉन डेविस यहाँ पहुंचे, तो कोई यूरोपियन नहीं मिला। बस खाली घरों के अवशेष और इन्यूट लोग। यहाँ एक फैसिनेटिंग बात है। जबकि वाइकिंग्स विलुप्त हो गए, इन्यूट उसी ठंड में भी सरवाइव करते रहे। क्यों? क्योंकि वाइकिंग्स ने अपनी यूरोपियन लाइफ स्टाइल बदलने से मना कर दिया। उन्होंने सील का शिकार नहीं सीखा, बर्फ पर चलने के इन्यूट तरीके नहीं अपनाए। ये इतिहास की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है, जहां इंडिजिनस लोगों ने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को हरा दिया। 1721 नॉर्वेजियन प्रिस्ट हंस इगेड एक मिशन लेकर ग्रीनलैंड पहुंचते हैं। वो गायब हुए कैथोलिक वाइकिंग्स को ढूंढकर उन्हें प्रोटेस्टेंट बनाना चाहते थे। लेकिन जब वो पहुंचे तो वहाँ सिर्फ इन्यूट थे। वाइकिंग्स का कोई नामो निशान नहीं था। तो हंस इगेड ने प्लान बदल दिया। इन्यूट लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ डेनमार्क का कॉलोनियल रूल। 1776 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर पूरा मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लिया, जो 1950 तक चला। 9 अप्रैल 1940 नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला किया। डेनिश सेना ने सिर्फ 6 घंटे रेजिस्टेंस किया और सरेंडर कर दिया। लेकिन ग्रीनलैंड दूर था। अमेरिका के डेनिश एम्बेसडर हेनरिक कॉफमैन ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका को ग्रीनलैंड में बेसिस बनाने की परमिशन दे दी, बिना डेनमार्क की सरकार से पूछे। फिर डेनमार्क ने उन्हें ट्रेटर घोषित किया। लेकिन कॉफमैन ने कहा, मैं अपने किंग के लिए यह कर रहा हूँ। अमेरिका ने इविट्यूट में बेस बनाया, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोलाइट माइन थी। यह रेयर मिनरल एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए ज़रूरी था, और एल्यूमिनियम से बनते थे फाइटर प्लेन्स। ग्रीनलैंड अचानक सेकंड वर्ल्ड वॉर ग्रीनलैंड अचानक एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्रूशियल पॉइंट बन गया। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि सोवियत बॉम्बर सबसे छोटे रूट से अमेरिका पर हमला कर सकते थे, आर्कटिक के रास्ते से। और ग्रीनलैंड बिल्कुल बीच में था। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका ने ट्रीटी साइन की। इसने अमेरिका को ग्रीनलैंड में अनलिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस की इजाज़त दे दी। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू जय, टोटल सीक्रेसी में। 1951 की गर्मियों में 5,000 अमेरिकन वर्कर्स
2,80,000 टन सप्लाईज 500 ट्रक्स को सीक्रेटली ग्रीनलैंड में भेजा गया। वहाँ बनाया गया थ्यूल एयर बेस, जो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस बन गया। लेकिन सबसे पागलपन भरी योजना थी कैंप सेंचुरी और प्रोजेक्ट आइस वॉर्म। 1959 में अमेरिकन्स ने बर्फ के 200 फीट नीचे एक पूरा शहर बना डाला, न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड अंडरग्राउंड सिटी। उनका प्लान था बर्फ के नीचे मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स की पूरी नेटवर्क बनाना, लेकिन बर्फ ने उनकी सारी योजनाएं धराशायी कर दी। आइस मूव करती है, कंप्रेस होती है, टनल्स कोलैप्स करते हैं। 1967 में प्रोजेक्ट अबेंडन कर दिया गया। आज वो कैंप सेंचुरी बर्फ में 100 फीट नीचे दबा पड़ा है, टॉक्सिक वेस्ट के साथ। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज से बर्फ़ पिघल रही है, वो वेस्ट फिर से सरफेस पर आने वाला है, वो खजाना जिसके लिए दुनिया लड़ रही है। अब असली गेम, ग्रीनलैंड के नीचे क्या है? सुनिए ध्यान से। 36 मिलियन मेट्रिक टन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 31 बिलियन बैरल्स ऑयल, अमेरिका के पूरे क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बराबर। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा यूरेनियम डिपॉजिट, ग्रेफाइट, लिथियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो मिनरल्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स बनाने के लिए ज़रूरी है। और अभी इन पर 90% मोनोपोली किसके पास है? चाइना के पास। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अभी तक ग्रीनलैंड में कॉमर्शियली सिर्फ 2 माइंस ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी सब पोटेंशियल है, रियलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, क्लाइमेट बेहद हर्श है। माइनिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आज शुरू भी करे तो मीनिंगफुल प्रोडक्शन में 10 साल से ज़्यादा लगेंगे। ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी। डेनमार्क की पीएम ने कहा एब्सर्ड। ट्रंप नाराज़ हुए, डेनमार्क विजिट कैंसिल कर दिया। लेकिन 2025 में वो दोबारा प्रेसिडेंट बने और इस बार अप्रोच बिल्कुल अग्रेसिव है। जनवरी 2026 में ट्रंप ने साफ कहा, वन वे और द अदर, वी आर गोइंग टू गेट इट। व्हाइट हाउस ने मिलिट्री फोर्स का ऑप्शन भी रूल आउट नहीं किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्टेडली हर ग्रीनलैंडिक रेजिडेंट को $10,000 से $1,00,000 तक देने का विचार कर रही है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी लगभग 500 बिलियन से 700 बिलियन। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का रिएक्शन एकदम क्लियर, वी आर नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड के पीएम ने कहा, वी डोंट वांट टू बी डेनिश, वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडिक। ओपिनियन पोल्स बताते हैं 85% ग्रीनलैंडर्स अमेरिकन टेक ओवर के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि ट्रंप इतने डेस्परेट क्यों है? पहला, जियोग्राफी। ग्रीनलैंड रसिया और अमेरिका के बीच मिसाइल्स का सबसे छोटा रूट है। यहाँ से आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक पर नज़र रखी जा सकती है। दूसरा है चाइना और रसिया का आर्कटिक में बढ़ता प्रेजेंस। चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित किया है और पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। तीसरा है मिनरल्स। चाइना का रेयर अर्थ पर मोनोपोली तोड़ने का यह एक चांस है। लेकिन यहाँ आयरोनिकल बात यह है, अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1951 की ट्रीटी के तहत अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड में जो चाहे कर सकता है, नए बेसिस बना सकता है। डेनमार्क को ऑब्जेक्शन करने का कोई राइट नहीं है। तो फिर यह ड्रामा क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यह रियल एस्टेट डील है। ट्रंप बिजनेसमैन है, वो ओनरशिप चाहते हैं, लीज नहीं। कुछ कहते हैं यह लेगेसी के बारे में है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड एक्वायर कर ले तो वो थॉमस जेफरसन और विलियम सेवर्ड के साथ हिस्ट्री में दर्ज हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि शायद शुरू ही हुई है। ट्रंप ने डेनमार्क पर टैरिफ्स की धमकी दी है।
10% से शुरू होकर 25% तक। यूरोपियन नाटो मेंबर्स डेनमार्क के साथ खड़े हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूके सभी ने ट्रंप की बात को रिजेक्ट किया है। ग्रीनलैंड अपनी खुद की इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कैच है, ग्रीनलैंड इकोनॉमिकली डेनमार्क पर डिपेंडेंट है। डेनमार्क हर साल $600 मिलियन देता है। इंडिपेंडेंस के बाद यह पैसा कहाँ से आएगा? और यह भी सवाल है कि क्या क्लाइमेट चेंज ग्रीनलैंड की किस्मत बदल देगा? जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे मिनरल्स एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। तो क्या यह एक नया ग्रेट गेम है, एक नई कोल्ड वॉर, या 21 सेंचुरी का रिसोर्स वॉर? एक बात तय है, ग्रीनलैंड, यह छोटा सा 56,000 लोगों का द्वीप अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है। और सबसे दिलचस्प बात, ग्रीनलैंडर्स अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करना चाहते हैं, ना डेनमार्क के अंडर ना अमेरिका के अंडर। शायद यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। छोटे से छोटा नेशन भी अपनी सोवरेंटी के लिए लड़ सकता है। वाइकिंग्स ने अडेप्ट नहीं किया, वो गायब हो गए। इन्यूट ने अडेप्ट किया, वो आज भी है। तो अगली बार जब आप ग्रीनलैंड के बारे में सुने तो याद रखिएगा, यह सिर्फ बर्फ़ का एक टुकड़ा नहीं है, यह 1,000 साल के ह्यूमन सर्वाइवल की कहानी है, और शायद 21 सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बैटल की कहानी है। तो यह थी ग्रीनलैंड की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाएगा, या ग्रीनलैंडर्स अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे? अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक और फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिकल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।